ठीक है। तो ये हमारा रिबन टूल बार्स या मेन्यू बार कहला सकते हैं। टास्क है, टास्क को यहाँ एक्टिविटी समझ लो आप, क्योंकि MS प्रोजेक्ट में हम टास्क बोलते हैं, वहाँ हम एक्टिविटी बोलते हैं, बस फ़र्क ही आया है। यहाँ अगर आप टास्क को देखें तो टास्क में नीचे अपने टास्क की डिटेल आ रही हैं, जैसे माइलस्टोन देखो ये रहा। टास्क पे अगर आप क्लिक करके देखो तो यहाँ अगर टास्क में एक टास्क का ऑप्शन है, एक रिकरिंग टास्क का भी ऑप्शन है। आप इधर ध्यान दो, टास्क का टूल बार आ गया। टास्क टूल बार में यहाँ देखो एक इंसर्ट का बटन टैब है, इंसर्ट टैब। उस इंसर्ट टैब में देखो टास्क है, टास्क पे अगर क्लिक करो तो वहाँ टास्क और रिकरिंग टास्क का ऑप्शन आएंगे नीचे एरो पे। टास्क के नीचे एरो सा है, ठीक है। इधर समरी टास्क, एक बार इधर देखते रहो, बाद में सारी चीज़ें आ जाएंगी। फिर है समरी टास्क, फिर है माइलस्टोन टास्क। समरी टास्क किसे कहते हैं? मान लीजिए आपने एक्टिविटीज़ बना दी बहुत सारी, ये टास्क बना दी बहुत सारे, आप भूल गए थे उनका WBS बनाना, बाद में आपको WBS बनाना है, तो उसे बोलते हैं समरी टास्क, यानी कि जो समरी बताए वही तो यहाँ WBS हो सकता है। आप स्पेसिफिकली अगर WBS की बात करें तो WBS का भी पेज होता है अलग से। रिसोर्स की बात करें तो रिसोर्स का टैब ये रहा, रिपोर्ट का टैब ये रहा, प्रोजेक्ट का टैब ये रहा। WBS का कौन सा है? अभी आया नहीं ना, उससे पहले प्रोजेक्ट में आगे। प्रोजेक्ट में प्रोजेक्ट की डिटेल्स के साथ साथ यहीं पर WBS की डिटेल मिलेगी आपको प्रोजेक्ट वाले ही टैब में, क्योंकि प्रोजेक्ट का ही तो पार्ट होता है ना WBS। उसके बाद व्यू कंट्रोलिंग के लिए ये व्यू के टैब से, जहाँ से फिल्टर लगाना, सॉर्टिंग करना, टेबल वेबल को, पूरे प्रोजेक्ट को, वही सब डिटेल्स हैं। अब बात आती है, आपको पता है सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट क्या होता है किसी प्रोजेक्ट शेड्यूल के अंदर? कैलेंडर होता है। अगर आप कैलेंडर को देखेंगे, जब हम टास्क पे आते हैं तो यहाँ हमारे अलग इन्फॉर्मेशंस हैं। पहले प्रोजेक्ट पर जाएं, प्रोजेक्ट के टैब पर, तो प्रोजेक्ट के टैब पर जाके प्रोजेक्ट की इन्फॉर्मेशन का एक टाइम होता है, प्रोजेक्ट की इन्फॉर्मेशन होता है। यहीं से हमें हमारे प्रोजेक्ट की इन्फॉर्मेशन मिलेगी। प्रोजेक्ट की स्टार्ट डेट क्या है, प्रोजेक्ट का स्टेटस क्या है, कब शेड्यूल हुआ है, कौन सा कैलेंडर है, कहाँ से मिलेगी? प्रोजेक्ट इन्फॉर्मेशन। प्रोजेक्ट इन्फॉर्मेशन कहाँ आएगा? प्रोजेक्ट टैब के ही अंदर। अब अगर कैलेंडर यहाँ देखें तो कैलेंडर यहाँ से तो हम सेलेक्ट कर सकते हैं कि भाई जो भी प्रोजेक्ट 2 है हमारा, इसमें हमें कौन सा कैलेंडर देना है। 3 कैलेंडर बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ आते हैं, एक स्टैंडर्ड है, एक नाइट शिफ्ट है और एक 24 आवर्स है। बस ये 3 कैलेंडर का ऑप्शन यहाँ है, और कोई कैलेंडर का ऑप्शन यहाँ नहीं आ रहा। लेकिन हमें तो ये देखना है ना कैलेंडर बनेगा कहाँ। यहाँ से तो हम सेलेक्ट कर लेंगे, बट इससे पहले तो हमें बनाना भी पड़ेगा ना। कैलेंडर बनाने के लिए या देखने के लिए कौन कौन से हैं, यहाँ देखो एक ऑप्शन है चेंज वर्किंग टाइम। प्रोजेक्ट टैब में ही एक ऑप्शन है चेंज वर्किंग टाइम। अगर आप चेंज वर्किंग टाइम पर क्लिक करेंगे, चेंज वर्किंग टाइम से यहाँ आप देखेंगे, यहाँ पर जितने भी कैलेंडर बने होंगे यहाँ आ जाएंगे। अभी ये स्टैंडर्ड आपके प्रोजेक्ट को असाइंड है ना ऑलरेडी, इसलिए प्रोजेक्ट स्टैंडर्ड के ब्रैकेट में प्रोजेक्ट कैलेंडर लिख दिया उसने, क्योंकि यही आपके प्रोजेक्ट को असाइंड है अभी। अगर आपको नया कैलेंडर बनाना है तो ये रहा ऑप्शन क्रिएट न्यू कैलेंडर। अगर मैंने यहाँ एक कैलेंडर ऐड किया, बनाया अपना, तो वो वाला कैलेंडर मैं प्रोजेक्ट को भी दे सकता हूँ, एक्टिविटी को भी दे सकता हूँ, उसके रिसोर्स को भी दे सकता हूँ। प्राइमावेरा में प्रोजेक्ट कैलेंडर रिसोर्स को असाइन नहीं होता, ग्लोबल असाइन हो जाता है, या रिसोर्स का अलग से रिसोर्स का कैलेंडर बन जाता है। लेकिन प्रोजेक्ट कैलेंडर रिसोर्स को असाइन नहीं हो सकता। यहाँ जो भी कैलेंडर आपने बनाया यहाँ आकर के इस प्रोजेक्ट में, तो वो तो ऑटोमेटिकली प्रोजेक्ट कैलेंडर ही बनेगा। यानी कि जब भी आप नया प्रोजेक्ट बनाओगे, ये वाला कैलेंडर का ऑप्शन वहाँ दिखाई नहीं देगा। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर इस ऑप्शन में आकर आप एक नया कैलेंडर बनाएंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ प्रोजेक्ट कैलेंडर ही बनता है। सेम प्रोजेक्ट के लिए ही बनेगा, चाहे अगर तुमको एक कैलेंडर ही सब में यूज़ करना हो तो अलग अलग सबको ही बनाना होगा। बिल्कुल, एक कैलेंडर। अब बात ये है, जिस तरह ये 3 ऑप्शन डिफ़ॉल्ट है यहाँ, अब इन्हें भी बोलते हैं हम ग्लोबल कैलेंडर। ये 3 डिफ़ॉल्ट हैं, ये 3 ऑप्शन हर प्रोजेक्ट के अंदर मिलेंगे। तो क्या हम ऐसा नहीं कर सकते कि अपना एक कैलेंडर बनाएं
और 3 की जगह ये टोटल 4 हो जाए, ताकि हमें चारों ऑप्शन वहाँ दिखाने लगे कि भाई इन चारों में से सेलेक्ट कर लीजिए आप कौन सा असाइन करना चाहते हैं क्रेडिट, वो ज़्यादा बेहतर है। ठीक, सबसे पहले बात करते हैं, इसे क्लोज कर देते हैं, ये सारा आ गया, फिर बेसलाइन वाला डाटा यहाँ आ गया, प्रोजेक्ट अपडेट करने का ऑप्शन यहाँ आ गया, और ये व्यू टैब्स हो गए सारे। सर मेरे को बेसलाइन से याद आया, 2 क्वेश्चन है मेरा अब इसको देख के कि जैसे कि प्राइम मेरा में बेसलाइन n नंबर पर बना सकते हैं, ठीक है, आप इसमें 11 नंबर तक बना सकते हैं, लेकिन मेरे को ये समझ नहीं आएगा प्राइम मेरा बेसलाइन तो सेट कर दिया, असाइन कर दिया, लेकिन कैसे पता चलता है कि मतलब कि मेरा कि बहुत सारा बेसलाइन बना हुआ रखा हुआ है। मेंटेन बेसलाइन में जाओगे तो वहाँ नंबर ऑफ बेसलाइंस बनेंगी। कहाँ पर सर? कहाँ बनाई थी आपने? हाँ, मेंटेन बेसलाइन में जाके बनाई थी ना एक बेसलाइन। हाँ। अब मान लो कोई प्रोजेक्ट है 5 साल का, आप उस प्रोजेक्ट की अपडेट कर रहे हो, हर महीने का स्टेटस उस पर अपडेट हो रहा है, तो यानी कि 1 साल में 12 अपडेट्स होंगे। जब भी एक अपडेट किया जाएगा, 1 महीने का डाटा उस पर अपडेट डालोगे आप, और उसके बाद प्रोजेक्ट को शेड्यूल करोगे, तो डाटा अपडेट हो गया सारा, उसी वक्त उसकी एक बेसलाइन स्टोर कर दोगे डेट डाल के, यानी कि वो बेस डेट से ये पता चल जाएगा इस बेसलाइन के अंदर अब तक का डाटा है, इस डेट तक का सारा। वो मेरे को मेंटेन बेसलाइन में लिस्ट दिखेगा जितना भी प्रोजेक्ट में बेसलाइन सेव किया हुआ है। बिल्कुल, जितनी बेसलाइन है वो डेट के साथ आएंगी ना, फिर सारी होंगी, सेम जगह पे शो करेगा जब मेंटेन बेसलाइन में सारे प्रोजेक्ट का, मतलब कि अगर 5 प्रोजेक्ट बनाए हुआ है, पांचों का बेसलाइन डाला हुआ है, तो पांचों का बेसलाइन नहीं, एक साथ नहीं दिखाएगा, जो प्रोजेक्ट ओपन होगा उसका उसी की बेसलाइन दिखाएगा। अगर मतलब कि उसमें तो डेट वाइज शो करेगा, 1 2 वो तो डिपेंड करेगा ना हमने अपने किस हिसाब से डाला। अगर हमने बोल दिया बेसलाइन 1, बेसलाइन 2, बेसलाइन 3, बेसलाइन 4, बेसलाइन 5, तो हमें तो बस ये पता होगा 5 बेसलाइन है, लेकिन कौन सी बेसलाइन कब बनी हमें नहीं पता होगा, क्योंकि नाम हमें डालना है। हम किस तरह देखना चाहते हैं कि उन बेसलाइन में डिफरेंस क्या है, डेट डाल के करें, हम डेट डाल सकते हैं, हम मंथ का नाम डाल सकते हैं, हम मंथ के नाम के साथ ईयर भी डाल सकते हैं, क्योंकि फिर ईयर भी बहुत 5 साल है, तो 5 साल में से कौन से साल का जनवरी है, कौन से साल का फरवरी है, ये भी नहीं पता चलेगा, तो फिर हम दोनों चीज़ें मेंशन करेंगे। अब इसमें कैसे बेसलाइन कहाँ पर लिखेगा तो बाद में आएगा। ठीक, नाउ यहाँ एक टाइमलाइन है, टाइमलाइन मतलब कि एक ओवरव्यू देगा पूरे प्रोजेक्ट का टास्क के हिसाब से। अगर टाइमलाइन देखना नहीं है, आप राइट क्लिक करके उसे डिसेबल भी कर सकते हो। हमारे पास एक ऑप्शन होता है टाइमलाइन का, ये जो व्यू टैब है ना, इस व्यू टैब में राइट साइड में देखो एक ऑप्शन है स्प्लिट व्यू। स्प्लिट व्यू में जाके मैंने इस टाइमलाइन को अनटिक कर दिया तो टाइमलाइन हट गया। वो बाद में समझोगे, जब शेड्यूल वगैरह कुछ प्रोजेक्ट्स बना लेंगे उस वक्त के बाद समझ में आएगा, अभी नहीं समझ में आएगा। ठीक, तो अभी हम व्यू में जाते हैं, इस टाइमलाइन को अगर यहाँ से डिसेबल कर देते हैं तो यहाँ से टाइमलाइन हट गई, क्योंकि अभी हमें बात भी नहीं करनी टाइमलाइन के बारे में, आराम से बाद में चल के आएगा इसका डिस्कशन क्या है। ये जो लेफ्ट हैंड साइड है, यहाँ टास्क मोड, मैंने टास्क बोला एक्टिविटी, यानी कि एक तरीके से आप ये कह सकते हो ये एक एक्टिविटी पेज है। राइट साइड में गैंट चार्ट। अगर मैं यहाँ कोई एक एक्टिविटी लिखता हूँ, मान लीजिए आपने लिखा कि आपको कंक्रीटिंग वर्क कराना है, यहाँ ऐड किया आपने कंक्रीटिंग। यहाँ आपके पास क्या आ रहा है, ड्यूरेशन का एक कॉलम, ड्यूरेशन के कॉलम में जाके मैंने लिख दिया 15, एंटर कर दिया, तो 15 दिन के हिसाब से यहाँ एक टैब बन गया। यहाँ का टाइम स्केल देखो अपने आप सेट हो रहा है, वीक पर डे। अगर आप राइट क्लिक करोगे टाइम स्केल का ऑप्शन आएगा, प्राइमवेरा में भी ऐसे ही आ रहा था, राइट क्लिक करके टाइम स्केल यहाँ आ गया, और ये प्रीव्यू दे रहा है आपको। ठीक है, यूनिट हमारी वीक में चल रही है, आपने वीक की जगह अगर यहाँ मंथ सेलेक्ट किया और ओके किया तो यहाँ ऊपर मंथ आ गया लिखा हुआ। यहाँ ये दे रहा है मिडिल टायर की फॉर्मेटिंग और लेबल। अब यहाँ पर 1 टायर या 3 टायर में रखना है, आप ओके करके देखो तो यहाँ 3 टायर्स आ गए, पहला, दूसरा, तीसरा। मतलब कि आप अपने टाइम स्केल के जो फॉर्मेटिंग है, हमने 3 टायर कर दिए ना, अब एक टॉप पर, एक बॉटम पर, एक मिनिमाइज पर है।
तो टॉप टायर पे मान लीजिए हमें चाहिए थे मंथ, मिडिल टायर पे हमें चाहिए था वीक, बॉटम टायर पे हमें चाहिए था डे। तो आप 3 टायर तक की फैसिलिटी ये देता है हमें, वहाँ हमें 2 ही मिलते हैं ऑप्शन। टायर का क्या फायदा? अरे यार टायर नहीं, टैब बोल दिया उसने, बस ये समझ लो आप। अच्छा, भाई जैसे वहाँ मंथ पर वीक या वीक पर डे, हम तीनों नहीं देख सकते थे ना टैब, मंथ वीक और डे। ये 3 फैसिलिटीज़ दे सकता है आपको, आप 3 भी एक साथ ऐड कर सकते हो। बस इसका फ़ायदा नुकसान कुछ नहीं। ये मिनिमाइज मैक्सिमाइज की अगर बात करो, देखो ड्रैग तो ये रहा, राइट या लेफ्ट हो जाएगा इससे। मिनिमाइज या मैक्सिमाइज यहाँ से होगा, ये जो है ना जूम स्लाइडर, इसी से आप उसे छोटा करोगे, इसी से आप उसे बड़ा करोगे। ठीक। सर ये 15 डेज जो दिया हुआ है, इसको इसमें भी वैसे ही करते हैं कि अगर 1M डालेंगे तो? बिल्कुल बिल्कुल, मैंने यहाँ जाके 1M लिख के एंटर कर दिया तो इसने मिनट मानना M को। अब अगर मैंने यहाँ MON जाके डाल दिया तो उसने 1 मंथ ले लिया। MON आपने दिया ना मंथ, हाँ तो मंथ में ही दिखा रहा है 1 महीना। अगर मैंने यहाँ लिखा 1W तो वो 1 वीक दिखा रहा है। तो डेज नहीं दिखाया ये? यानी कि ये सॉफ्टवेयर आपके ऊपर डिपेंड है। अगर आप बोलो ये एक्टिविटी 3 महीने लेगी, 3 महीने लिख देगा। आप बोलो ये एक्टिविटी 90 दिन लेगी तो 90 दिन दिखाएगा। आप किस यूनिट में इनपुट दे रहे हो वो उसी इनपुट को दिखा देगा डायरेक्ट। मतलब फिक्स नहीं है कि या तो सारे डेज में ही आएंगे या सारे मंथ में ही आएंगे या सारे वीक में ही आएंगे। आप मल्टीपल अलग अलग तरीके से दे सकते हो वैल्यू। बिल्कुल बिल्कुल, आपने लिख दिया कि भैया हम 5 दिन काम कर रहे हैं, मंथ भी आ गया, वीक भी आ गया, डे भी आ गया, सारी चीज़ आ जाएंगी। चाहिए 5 दिन का मतलब 1 हफ्ता ले रहा हो, क्योंकि आप गैंट चार्ट पे नज़र डालो, 1 हफ्ता भी 1 वीक भी तो नहीं बढ़ा, 5 दिन भी तो नहीं बढ़े। इसका मतलब कैलेंडर जो लगा हुआ है वो 5 वर्किंग डेज का है। समझ आ गई बात? लेकिन उसने 5 डेज को अपने आप ना वीक में बदला और ना 1 वीक को उसने 5 डेज में बदला। समझ गए? तो यहाँ तक तो हम बात करें, ये सब है हमारा जिसे हम बोलते हैं यूज़र इंटरफेस सॉफ्टवेयर का। और ज़्यादा और डिटेल में जाएं तो देखो व्यू में हमने यहाँ से टाइम स्केल को डिसेबल किया था, इनेबल कर देंगे तो वापस आ जाएगा। मान लीजिए अभी नहीं चाहिए, जब बाद में आएगी जब बात करेंगे। हम हर एक चीज़ की डिटेल विंडो देख रहे थे, अब डिटेल विंडो पे डबल क्लिक कर देंगे तो नीचे डिटेल विंडो ओपन हो जाएगी। ये ना टाइमलाइन से नीचे किस चीज़ की डिटेल विंडो चाहिए? रिसोर्स के लिए ये रिसोर्स का ग्राफ जिससे ओवर एलोकेशन चेक करेंगे, ये टास्क फॉर्म जिससे हम एक्टिविटीज़, टास्क को एक्टिविटीज़ बोलते हैं, तो एक्टिविटी डिटेल, रिसोर्स डिटेल, इस तरीके से हम यहाँ से स्विच कर सकते हैं। तो ये स्विच कर सकते हैं, देख सकते हैं। अगर हमें डिटेल विंडो ओपन करनी हो, चाहिए यहाँ से कुछ डिटेल हम बताएं, डिले देना हो, अर्ली बताना हो, वो सारी चीज़ों के लिए, प्रोजेक्ट को अपडेट करने के लिए। हाँ, वहाँ तो बाय डिफ़ॉल्ट खुली हुई आती थी, यहाँ बाय डिफ़ॉल्ट हाइड है, लेकिन आप अगर ओपन करना चाहो तो ओपन कर सकते हो, मिनिमाइज मैक्सिमाइज कर सकते हो उसी की तरह। ठीक है? और यहाँ पर डाल सकते हैं क्या ये सब चीज़? क्या सब इसके ऊपर अभी समझेंगे ना, प्रोजेक्ट पे काम कैसे करेंगे जब आपको क्लियर हो जाएगा बाकी सब चीज़ें। आप फिलहाल ये देखो, अगर डिटेल विंडो चाहिए हमें तो डिटेल विंडो हमें ओपन करनी पड़ेगी। मेन बात यह है अभी समझने की कि इंटरफेस को हम समझ रहे हैं कि डिटेल विंडो चाहिए, यहाँ से आ जाएगी, यहीं से चली जाएगी। टाइमलाइन चाहिए, यहीं से आ जाएगी, यहीं से चली जाएगी। ठीक है जी? तो ये तरीके हैं कोई भी विंडो इस व्यू को स्प्लिट करने के लिए, तोड़ने के लिए। अब बात करें जैसे इंटरफेस में डेट टाइम करेंसी ये सब अभी आएंगे रुकिए। ये विंडो हो गई, ये विंडो का नाम है गैंट चार्ट। अब देखो अगर हम यहाँ व्यू टैब में ही हम हैं, इस व्यू टैब में ही यहाँ पर गैंट चार्ट है। अगर मैं इस एरो पे क्लिक करूँ, यहाँ मल्टीपल व्यूज़ आएंगे, एक गैंट चार्ट आएगा, एक ट्रैकिंग गैंट आएगा। यानी कि जब प्रोजेक्ट को ट्रैक करना होगा तो हमें ट्रैकिंग गैंट की ज़रूरत पड़ेगी। तो जब मैं ट्रैकिंग गैंट से गैंट चार्ट पे क्लिक कर रहा हूँ तो देखो यहाँ टैब बदल रहा है, ये गैंट चार्ट लिखा हुआ है,
जब मैं यहाँ से ट्रैकिंग एंड पे जाता हूँ तो ट्रैकिंग एंड लिखा आ गया, तो यानी कि यहाँ नाम आ जाता है आप कहाँ हो। ठीक, आपको गैंट चार्ट के अलावा कोई और ऑप्शन चाहिए तो देखो यहाँ पर जहाँ गैंट चार्ट लिखा है ना, ये यहीं पे मैं राइट क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ पे राइट क्लिक कर रहा हूँ, बहुत सारे ऑप्शंस आ रहे हैं। ठीक, मैंने बोला भाई ये जो अपना व्यू बार है, बार को खोल लो। अब इस तरह यहाँ टैब बने रहेंगे बाय डिफ़ॉल्ट। अगर मैं राइट क्लिक करूँ, व्यू बार को हटा दूँ तो खाली नाम लिखा हुआ आ रहा है। अब मुझे यहाँ जाके राइट क्लिक करके नाम से देखना पड़ेगा, या मैंने यहाँ पे राइट क्लिक करके व्यू बार पे क्लिक कर दिया तो अब बार बने हुए आगे। कैलेंडर चाहिएगा तो मैं कैलेंडर पे क्लिक कर दूंगा कैलेंडर देखने के लिए। गैंट चार्ट पे क्लिक करूंगा तो ये आ जाएगा। नेटवर्क डायग्राम चाहिएगा तो मैं यहाँ से देख लूँगा। टास्क फॉर्म चाहिएगा तो मैं यहाँ से देख लूँगा। टास्क की शीट यहाँ से आ जाएगी, टास्क यूसेज यहाँ से आ जाएगा, टाइमलाइन यहाँ से आ जाएगी, ट्रैकिंग एंड यहाँ से आ जाएगा। और नीचे की तरफ चलो, ये जो नीचे छोटा सा एरो है यहाँ से नीचे जाना पड़ेगा आपको। रिसोर्स फॉर्म आ जाएगा, रिसोर्स शीट आ जाएगी जहाँ रिसोर्स की डिटेल्स होंगी सारी, टास्क की शीट आ जाएगी, टास्क यूसेज आ जाएगा। ठीक है जी, ये सारे ऑप्शंस हैं जिनसे आप व्यूज़ के क्या देखना है ये इंटरफेस पे सेट कर सकते हो। जैसे वहाँ हम टैब खोलते थे ना, प्रोजेक्ट के लिए प्रोजेक्ट पेज पे जाते थे, रिसोर्स के लिए रिसोर्स पेज पे जाते थे, एक्टिविटीज़ के लिए एक्टिविटी पेज पे जाते थे। तो यहाँ वो पेज स्विच जो होता है ना, वो ये है, यहाँ से पेज स्विच करना पड़ेगा आपको। ठीक, उसके बाद सबसे नीचे की तरफ आप आएंगे तो यहाँ भी कुछ टैब्स के ऑप्शन होते हैं। गैंट चार्ट के लिए, टास्क यूसेज के लिए, टीम प्लानर के लिए या रिसोर्स शीट के लिए। यहाँ कुछ शॉर्टकट्स ऐड हैं जिनकी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। ये कुछ ब्लैंक रिपोर्ट है आपकी एक, तो वापस से गैंट चार्ट पे आ जाओ। तो जो टैब्स वहाँ हैं उनके कुछ कॉमन टैब्स यहाँ भी डले हुए हैं, आप किसी पे भी राइट क्लिक कर सकते हो। इसको स्टेटस बार बोलते हैं। कस्टमाइज भी में देखो आप, ये सारे ऑप्शंस हैं वहाँ। ठीक, अब ये यहाँ से मैंने बता दिया आपको जूम इन जूम आउट करने का काम आता है। तो यहाँ कोई ऐसा नहीं मिलेगा आपको कि वहाँ आप कर्सर लेके जाओ और जूम इन जूम आउट कर दो या ड्रैग कर दो। ड्रैगिंग यहीं से होगी और जूम इन जूम आउट प्लस माइनस से ही होगा। उसके अलावा जो हमने वहाँ यूज़र प्रेफरेंस सेटिंग्स देखी थी या एडमिन प्रेफरेंस की सेटिंग्स देखी थी, जैसे हमें मोस्टली काम कितने घंटे का होता है प्रोजेक्ट के लिए, हम 10 घंटे काम करते हैं या हम 5 घंटे काम करते हैं। उसके लिए आप क्या करेंगे, आप फाइल वाले ऑप्शन पे जाएंगे तो फाइल वाले ऑप्शंस में सबसे नीचे की तरफ आपको मिलता है एक ऑप्शंस पे आप क्लिक करेंगे तो ये एक विंडो ओपन होगी प्रोजेक्ट ऑप्शंस की। प्रोजेक्ट ऑप्शंस में आकर के डिस्प्ले पे आप आए जनरल गैंट विद टाइमलाइन, यानी कि जब भी प्रोजेक्ट खोले तो ऑटोमेटिकली ये है। डेट का फॉर्मेट क्या रखना है आपको, खाली डेट है, डेट के साथ टाइम भी चाहिए, किस तरीके से आप रखना चाहते हो, ये सारे ऑप्शंस आपके पास हैं। डिस्प्ले में आइए कैलेंडर, करेंसी आप इसी प्रोजेक्ट के लिए, क्योंकि प्रोजेक्ट ओपन है ऑलरेडी, तो आप इसी प्रोजेक्ट के लिए चेंजेस कर रहे हो जिसमें भी कर रहे हो। अगर मान लो मैं ये प्रोजेक्ट बंद कर दूं, अब मैं जाऊं ऑप्शंस में, तो अब मैं जो सेटिंग करूंगा वो डिफ़ॉल्ट सेटिंग होंगी। लेकिन जब कोई प्रोजेक्ट ओपन नहीं होगा तो आप यहाँ से ये जो करेंसी है प्रोजेक्ट की, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट के लिए है, आपके प्रोजेक्ट से रिलेटेड है, तो डायरेक्टली चेंज नहीं होगी, ये उसी वक्त चेंज होगी जब प्रोजेक्ट ओपन होगा। जनरल टैब में जाएं तो ये जनरल सेटिंग्स हैं, ये चेंज हो सकती हैं। डिस्प्ले में जाओ कौन सा कैलेंडर दिखाएगा, शेड्यूल में जा कर के स्टार्टिंग डे हमारा मंडे होता है प्रोजेक्ट का, हमारा फिजिकल ईयर कब से स्टार्ट करना चाहते हो, डिफ़ॉल्ट स्टार्ट टाइम कब से दिखाए डेली बेसिस का। हालांकि हम कैलेंडर में देते हैं, लेकिन डिफ़ॉल्ट हम क्या रखना चाहते हैं, हम जनरली वो हम अपने इंडस्ट्री के काम के हिसाब से रखेंगे, हम किस तरह का काम करते हैं। मान लो आपने बोला 10 घंटे डेली काम होता है, यानी कि सुबह 8 बजे से शाम के 7 बजे तक, क्योंकि बीच में लंच टाइम भी होगा,
सुबह 8 से 7 होता है, लेकिन वर्किंग टाइम जो है आवर्स पर डे वो 10 घंटे है। हफ्ते में 6 दिन काम होता है, तो मतलब 60 कितने दिन महीने में काम होता है, मतलब 26 दिन। यहाँ आपने वैल्यू बता दी पूरी इन जनरल, जो हर जगह के लिए सेम चलेगी। ये असाइनमेंट यूनिट की बात बाद में आएगी, ये आप अभी समझ नहीं पाएंगे क्या है। शेड्यूलिंग ऑप्शंस फॉर दिस प्रोजेक्ट, ऑल न्यू प्रोजेक्ट जितने ये बनेंगे, नए टास्क जब भी बनेंगे उनको मैनुअली शेड्यूल करना है या ऑटोमेटिक शेड्यूल करना है। उसके अलावा ये मैनुअल और वो बाद में आप समझ पाओगे क्या है। अब ड्यूरेशन जो भी एंटर करोगे आप वो डेज में आए, यानी कि अगर आप 10 लिख के एंटर कर दो तो वो 10 डेज बना देगा उसे, क्योंकि आपने नहीं बताया उसको डेज, मंथ, वीक, ईयर। बाय डिफ़ॉल्ट वो क्या लेगा, डेज लेगा, अगर आप डी नहीं लिखेंगे। बट अगर आप लिखेंगे 1W, तो यानी कि 1 वीक आप देना चाहते हो तो 1 वीक ही दिखाएगा, हालांकि आपने ड्यूरेशन को डेज बता रखा है। लेकिन क्योंकि आप खुद से कह रहे हो 1W, इसका मतलब वो वीक में आप रिप्रेजेंट करना चाहते हो। प्राइमावेरा तो 1 वीक का मतलब 6 डेज कर देता कन्वर्ट, लेकिन ये 1W वीक को 1 वीक ही दिखाएगा, वो अपने आप डेज में नहीं बदलेगा, हालांकि आपकी यूनिट डेज होगी ड्यूरेशन की जो आप सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ वो डिफॉल्ट यूनिट लेनी होती है ड्यूरेशन की जो आप स्पेसिफाई ना करना चाहें। ठीक, जैसा आप बोलना चाहेंगे भाई 5, तो मतलब ऑटोमेटिकली 5D यानी कि 5 दिन, तो बाय डिफॉल्ट है। जब कुछ नहीं है तो मतलब डेज है। प्रूफिंग, प्रूफिंग में एक ये प्रूफिंग एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। प्रूफिंग में एक ऑप्शन है ऑटो करेक्ट ऑप्शंस। यहाँ अगर आप क्लिक करो ठीक है, यहाँ मान लीजिए डिलीट करने का मैंने लिखा T1 है, मान लो स्टार्ट ऑफ प्रोजेक्ट। ठीक है, T1 का मतलब है स्टार्ट ऑफ प्रोजेक्ट, मैंने ऐड कर दिया। लास्ट मतलब TL का मतलब है मान लीजिए एंड ऑफ प्रोजेक्ट। ठीक है, या इनका पूरा नाम ही लिखो जब करना ही है तो पता तो लगेगा ना एप्लीकेशन क्या है। मैंने कुछ सेटिंग्स करी। अब मैं यहाँ जाता हूँ टास्क पे, मैंने लिखा T1 एंटर। इसने क्या लिखा, स्टार्ट ऑफ प्रोजेक्ट। मैंने लिखा TL एंटर, मतलब ये रिप्लेस नहीं हुआ होगा, एंड ऑफ प्रोजेक्ट। तो मतलब कुछ ऐसे काम जो स्टेप्स में मुझे, क्योंकि भाई मान लीजिए आप कोई फैक्ट्री में काम कर रहे हैं या आप कोई प्लांट लगा रहे हैं, तो सिमिलर टाइप के प्लांट के साइज ही तो वेरी करते हैं ना। आपको मान लीजिए कोई बॉयलर बनाना है, बॉयलर बनाने का प्रोसेस तो सेम है ना, वॉल्यूम के हिसाब से टाइम बढ़ेगा या मटेरियल का अमाउंट बढ़ेगा या प्रोजेक्ट का बजट बढ़ेगा, प्रोसेस तो सेम ही रहेगा। मान लीजिए आपके ने एक प्रोसेस के नोट्स बना दिए एक जगह और आपने सेव कर दिया T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10 ऐसे सारे। और क्योंकि फॉर्मेट तो वही फॉलो करना है, एक तो तरीका है कॉपी पेस्ट कर ले, एक बार बना ले,
लेकिन आप हमेशा के लिए अगर डाटा रखना चाहो कि अगर कोई प्रोजेक्ट भी आपके पास ना हो कॉपी पेस्ट करने के लिए, तो आप रिप्ले इसमें डाल दो प्रूफिंग में उसे। तो बस यहाँ जाके T1 एंटर, पहला टास्क ऐड हो जाएगा अपने आप, T2 एंटर दूसरा टास्क आ जाएगा, T3 एंटर तीसरा टास्क आ जाएगा, क्योंकि आपने T1 T2 T3 को पहले ही डिफाइन कर रखा होगा प्रूफिंग में कि T1 का मतलब क्या है, T2 का मतलब क्या है, T3 का मतलब क्या है। तो सारे स्टेप्स अपने 15 20 25 जो भी स्टेप्स हैं उनको बना के रखो पहले ही। फिर जब यहाँ एक्टिविटी ऐड करनी हो तो पूरा नाम लिखने के बजाय बस आपको लिखना पड़ेगा T1 एंटर, वो अपने आप आ जाएगा नाम। और बीच में कोई टास्क ऐड करना होगा तो बाद में हम कर लेंगे ना, इंसर्ट करके। हाँ वो अलग बात है। ये देखो इंसर्ट तो वही कहानी है यहाँ सेम सारी। अगर हम यहाँ से समझें तो इंसर्ट में जाके मैंने एक टास्क ऐड किया तो देखो बीच में टास्क ऐड हो गया, मैं यहाँ पे मैनुअली डिफाइन कर दूंगा क्या है। ठीक है, मतलब उस प्रूफिंग का कंसेप्ट क्या है ये समझ आया कुछ। बाकी कुछ सेटिंग्स नहीं है, वही सब सेटिंग्स है उसके अंदर। आप देखो फाइल में जाओ, ऑप्शंस में जाओ, वो तो चल रही थी सबके लिए, ये चलेगी केवल इसी प्रोजेक्ट के लिए। बाकी फिर एडवांस में जाएं तो देखो ये प्रोजेक्ट है, हम सारे प्रोजेक्ट के लिए देखना चाह रहे हैं। जनरल ऑप्शन, ऑटोमेटिकली ऐड न्यू रिसोर्स एंड टास्क कैसे दिखाए, देखो जी मिनट्स MIN, वीक्स WK, डिस्प्ले ऑप्शन है, आप ओनली W दिखाना चाहते हो वीक, और MO फॉर मंथ, क्योंकि मिनट भी है इसमें, M का मतलब मिनट्स है, यहाँ MO का मतलब मंथ है, वहाँ मिनट नहीं होती प्राइमरा में। H फॉर आर, D फॉर डे, Y फॉर ईयर, बस मंथ के लिए MO है क्योंकि M मिनट में यूज़ हुआ है इसलिए। ठीक, ये प्रोजेक्ट 3 के लिए या सारी प्रोजेक्ट के लिए हम ऐसा कर दें एक ही बार, ताकि बार बार सेटिंग ना बदलनी पड़े। ठीक है, ये एडवांस है। एडवांस के बाद कोई कैक्सी टूल बार आ गया, एडिन आ गया, ट्रस्ट सेंटर आ गया, बाकी तो रिबन टूल बार वगैरह सेट करने के लिए हैं। लैंग्वेज सेव, किस फॉर्मेट में सेव होना है, डिफ़ॉल्ट लोकेशन क्या हो, डॉक्यूमेंट्स में है डिफ़ॉल्ट लोकेशन, आप चाहो तो डिफ़ॉल्ट लोकेशन बदल दो कि भैया डिफ़ॉल्ट जो लोकेशन बने वो ई ड्राइव में एक फ़ोल्डर बन जाए MSP का, ये डिफ़ॉल्ट लोकेशन हो जाए। तो अब ई ड्राइव में MSP का एक फ़ोल्डर है, वो मेरी डिफ़ॉल्ट लोकेशन बन गई। अब मान लीजिए आप किसी सिस्टम पे काम करते हो और वो सिस्टम कभी बंद हो सकता है गलती से, बैटरी ख़राब हो गई, आपको याद नहीं रहेगा बार बार फाइल को कैसे सेव करते हैं। तो फाइल को अगर सेव नहीं करना आपको बार बार, ये भूल जाते हो आप, तो यहाँ ना इसमें सेव करने वाले ऑप्शन में यहाँ नीचे देखो एक ऑटो सेव का ऑप्शन होता है, आप ऑटो सेव में जा करके सेलेक्ट कर सकते हो कि हर कितने मिनट के बाद फाइल को वो ऑटोमेटिकली सेव करे। इससे फ़ायदा क्या होता है, मान लीजिए आपको प्रोजेक्ट पे काम करते हुए 1 घंटा हो गया, आपने फाइल सेव नहीं की और ऑटो सेव ओपन नहीं था, डायरेक्टली बंद हो गया किसी तरीके से, सॉफ्टवेयर क्रैश कर गया, कोई भी प्रॉब्लम हो गई किसी तरीके से, तो क्या होगा, डाटा ख़त्म सारा। अगर ऑटो सेव आपका एक्टिव होगा, अगर आप सेव करना भूल गए, कम से कम 5 मिनट पहले का डाटा तो अपडेट हो जाएगा। अगर आपने हर 5 मिनट का रखा होगा, मान लो काम करते हुए 2-2.5 घंटे हो गए एक प्रोजेक्ट पे और आपने हर आधे घंटे बाद सेव कर रखा है, तो कम से कम 2 घंटे का काम तो मिलेगा आपको, पूरा का पूरा तो डाटा नहीं जाएगा। इसलिए ऑटो सेव को ऑन करना एक बेहतर ऑप्शन है। यहाँ टाइम डाल दो कि भैया मैं ये नहीं हर 10 मिनट में, मैं चाहता हूँ हर 30 मिनट में सेव हो जाए। ठीक, अच्छा, जब ऑटोमेटिकली वो सेव करे, वो किसको सेव करे, जिस प्रोजेक्ट पे आप करंटली काम कर रहे हैं या जितने भी प्रोजेक्ट करंटली ओपन है, क्योंकि हो सकता है हमने एक से ज़्यादा प्रोजेक्ट ओपन कर रखे हो। तो आप ऑटो सेव मोड पे कौन से प्रोजेक्ट को करना चाहते हो, ऑब्वियसली हम उसे करना चाहेंगे ना जिस पर हम काम कर रहे होंगे। जैसे कि बहुत सारा प्रोजेक्ट ओपन रहता है, इसमें भी हो सकता है। हाँ बिल्कुल हो सकता है प्रोजेक्ट ओपन, उसमें भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है ओपन। लेकिन फिर देखते कैसे हैं, एक टाइम तो एक ही खुला रहता है। नहीं,
सारे खुले रहते हैं, स्क्रॉल करना पड़ता है, एक के नीचे ऐड हो जाएगा। जब पहला डाटा खत्म होगा तो नीचे दिखेगा दूसरे का डाटा शुरू, अच्छा वो खुलेंगे वो नीचे 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 जाते रहिए, ऐसे दूसरा ही- खत्म होने के बाद तीसरा दिखेगा। वो ऐसा होता है, मैंने ध्यान नहीं दिया इसे। बिल्कुल होता है। ठीक है, तो जिस पे हम काम कर रहे होंगे वो ये एक्टिव प्रोजेक्ट कहलाएगा। तो यानी कि हम तो केवल एक्टिव को ही सेव करना चाहेंगे ना, तो ये आ जाएगा। ओके, ये प्रूफिंग क्लियर हो गया, शेड्यूल की सेटिंग्स आ गई आपकी, और ये डिस्प्ले हो गया, जनरल हो गया। ठीक है, अब देखो यहाँ शेड्यूल में एक और चीज़ पे ध्यान दो। शेड्यूल में यहाँ शो असाइनमेंट यूनिट परसेंटेज या डेसिमल, यानी कि असाइनमेंट यूनिट का मतलब ये है, जैसे मैंने बोला एक एक्टिविटी है 5 दिन की और मैंने उस पर 2 रिसोर्स असाइन कर दिए, 2 रिसोर्स असाइन किए, तो ये 200% दिखाएगा 2 रिसोर्स को। अभी प्राइमेरा में कैसे दिखा था, 2 रिसोर्स 5 दिन की एक्टिविटी पे असाइन किए, 2 5 10, यानी कि 10 डेज की टोटल यूनिट बनी, ऐसे दिखाता था ना। ये आपको दिखाता एक का एक दिन 100%, 5 दिन 500%, 2 का 5 दिन मतलब 1000%। तो परसेंट में दिखाए कि डेसिमल में दिखाए, ये भी आपकी चॉइस है। ठीक है, तो ये बात बाकी आगे चल के समझ में आएगी जब रिसोर्स पे पहुंचेंगे इस सेटिंग से क्या होगा, इसलिए अभी कोई लॉजिक नहीं बनता और ज़्यादा डिटेल में जाने का। ये कुछ इसका इंटरफेस है कि कहाँ क्या है चेंजेस, वो हमने केवल समझा है। इस इंटरफेस के बाद अब हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि जब भी हम कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट करें, कोई नया प्रोजेक्ट बनाएं, उसकी डिटेल कहाँ डालेंगे, उसके लिए कैलेंडर कहाँ बनेगा, कैसे बनेगा, कैसे हम कैलेंडर बना के उसको एज ए ग्लोबल सेव कर सकते हैं ताकि हम आगे के प्रोजेक्ट्स में भी वो कैलेंडर यूज़ कर सकें। ये सब चीज़ें देखेंगे। अभी फ़िलहाल आपको सबसे पहले इस इंटरफेस को एक बार देखना है, कहाँ क्या चीज़ है, जो हमने डिस्कस की है वो सब आपको दिख रहा है, समझ आ रहा है, केवल ये चीज़ आपको देखनी है एक बार बस। ठीक है, तो आपके पास 10 मिनट हैं, 10 से 15 मिनट लो मैक्सिमम, एक बार गो थ्रू कर लो चीज़ों को, फिर कुछ क्वेरी हो वो डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद हम प्रोजेक्ट की बात करेंगे डायरेक्ट।